भाषिणु वापस अपने कंबल के नीचे आ जाता है। उसके मन में चेंगजिंग की कई बातें घूम रही होती हैं। जूनियर ट्रायल में मौका मिलना मुश्किल नहीं था, तो क्या उसे दुनिया देखने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन हर कंपनी और रेजिमेंट में से सबसे बेहतरीन सैनिक को चुनकर ट्रायल में भेजा जा रहा था, और ये उसकी फौज से बाहर था। लेकिन वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि इतनी पावरफुल स्पेशल फोर्स यूनिट के ट्रायल का तरीका क्या होगा। वो सचमुच ये जानने के लिए उत्सुक था। भाषिणु पूरी रात इसी समस्या से जूझता रहा। उसे आराम नहीं मिला। अगले दिन दौड़ के दौरान वो सो गया। जू चुआंग ने तो उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। ये तो उनकी मेहरबानी थी कि उन्हें आधी रात को नहीं जगाया गया। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आने दी। भाषिणु को पहले लगा कि उसकी सेहत ठीक है। वो 1 साल से मिलिट्री में बिना बीमार हुए था। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में एक रात बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे तेज बुखार हो गया। जब फेंग डोंगयुआन सुबह बिस्तर से बाहर निकला तो उसने भाषिणु को बिस्तर पे बेसुध होके पड़ा देखा। उसने उसे धक्का दिया और पाया कि भाषिणु का चेहरा लाल हो गया था और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसने अपना हाथ भाषिणु के माथे पे रखा और चौंक गया। फिर वो जोर से बोला कि भाषिणु को तेज बुखार हो गया है। चेंगजिंग और यू फेंगचेंग सबसे पहले इकट्ठा हुए। और भी लोग आए और देखकर बोले, ओ, उसका चेहरा बुखार की वजह से बहुत ज्यादा लाल हो गया है। चेंगजिंग ने कहा, रास्ता मत रोको, इकट्ठा मत हो, सब अपना काम करने जाओ। मैं और फेंग डोंगयुआन उसे इन्फर्मरी ले जाएंगे। तो यू फेंगचेंग ने कहा, नहीं, मैं उसे ले जाऊंगा। तो चेंगजिंग ने कहा, नहीं, तुम वापस जाओ और टीम को संभालो। यू फेंगचेंग अब सार्जेंट के रूप में काम कर रहा था। कई चीजें जो चेंगजिंग को करने में परेशानी हो रही थी, वो यू फेंगचेंग को सौंप दी गई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि यू फेंगचेंग जल्द ही डिप्टी सार्जेंट के पद पे पदोन्नत किया जाएगा, जो कि एक योग्य पद है। यू फेंगचेंग को टीम को देखना था, इसलिए वो शिन्यू को नहीं ले जा सकता था। चेंगजिंग और फेंग डोंगयुआन ने भाषिणु को कपड़े पहनाए और फिर इन्फर्मरी ले गए। इन्फर्मरी में भाषिणु को होश आया। बुखार की वजह से उसका सर चकरा रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, सार्जेंट फेंग डोंगयुआन। फेंग डोंगयुआन ने कहा, तुम जाग गए? क्या तुमने रात को कंबल को लात मार के बाहर फेंक दिया था, जो तुम्हें इतना तेज बुखार हो गया? फेंग डोंगयुआन की बात सुनकर शिन्यू मन में सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल रात शावर में वो नंगे होकर अपने कपड़े धो रहा था। बाथरूम में पानी गर्म होने में समय लगता था। वो सुबह बर्फीले पानी से अपना मुंह धो के ट्रेनिंग किया करते थे। वहीं रात में वो अपने कपड़े धोया करते थे। अगर वो धीरे धीरे धोते थे तो पानी खत्म हो जाता था, इसलिए बहुत सारे लोग शावर में ही अपने कपड़े धो लिया करते थे। ये पहली बार नहीं था जब शिन्यू ने ऐसे कपड़े धोए थे, इसलिए उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कैसे बीमार पड़ गया। थोड़ी देर और सोचने पर उसे समझ आया कि जिस ट्रेनिंग की आदत उसकी बॉडी को धीरे धीरे लगनी चाहिए, उसने उस ट्रेनिंग को अचानक ही करना शुरू कर दिया, इसलिए उसकी बॉडी सह नहीं पाई और वो बीमार हो गया। फेंग डोंगयुआन और चेंगजिंग शिन्यू के लिए परेशान थे और शिन्यू खिलखिला के हंस रहा था। तो लीडर चैन ने पूछा, तुम किस बात पे हंस रहे हो? तो शिन्यू ने दबी हुई आवाज में कहा, अब मैं कुछ दिनों के लिए आराम कर सकता हूँ। तो लीडर चैन ने अपना सर पीटते हुए कहा, हाँ, अब बस तुम इतना ही कर सकते हो। भाषिणु ने लीडर चैन का हाथ पकड़ लिया और मुंह बनाते हुए कहा, सार्जेंट, मेरे गले से ये दूध नीचे नहीं उतरेगी, तो क्या आप मेरे लिए दलिया और शरबत भिजवा सकते हैं? चेंगजिंग को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसके चाइल्डिश बिहेवियर पे क्या रिएक्ट करे। वो आ भरते हुए कहता है, ठीक है, मैं किचन स्क्वाड में जाकर ये कह दूंगा। भाषिणु अपने मासूम से चेहरे के साथ लीडर चैन का हाथ थामे कह रहा था,
आप अभी जाकर क्यों नहीं कह देते? तो ड्यूटी पे मौजूद डॉक्टर ने कहा, अरे ये बच्चा कौन है जो कि दूध नहीं पीना चाहता? चेंगजिंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, ये आमतौर पे ऐसा नहीं करता, इसका दिमाग थोड़ा सा धुंधला है। डॉक्टर ने बाशिन्यू को थर्मामीटर थमा दिया और उन लोगों से कहा, ठीक है तुम लोग जा सकते हो, मैं इसको चेक कर लूंगा। बाशिन्यू अभी भी चेंगजिंग का हाथ थामे कह रहा था, सार्जेंट प्लीज। लीडर चैन ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है मैं अभी जाकर कह दूंगा। तब जाकर शिन्यू ने उसका हाथ छोड़ दिया। फेंगडोंग युआन भी वहां से जाते हुए कहता है, शिन्यू जब मैं छुट्टी पे रहूंगा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। भाई शिन्यू फेंगडोंग युआन का हाथ पकड़ लेता है और उसके कान में फुसफुसा कर कहता है, किचन स्क्वाड के फ्रिज में एक आइसक्रीम है, उसे भी मेरे लिए लेकर आना। ये सुनकर तो फेंगडोंग युआन अपनी हंसी नहीं रोक पाता, वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। उन सब के जाने के बाद डॉक्टर बाई शिन्यू को एक इंजेक्शन देता है और शिन्यू सो जाता है। जब वो उठता है तो अपनी आंखों के सामने चंग वांग वांग का बड़ा सा चेहरा दिखता है। चंग वांग वांग कह रहा होता है, लिटिल प्रिंसेस बाई, अगर तुम नहीं उठी तो मुझे खुद को कुर्बान करके तुम्हें एक किस देना पड़ेगा। चंग वांग वांग बड़बड़ा रहा होता है, मुझे बहुत काम है, दस्ते के लीडर ने कहा है कि मुझे तुम्हारे खाना खत्म करने तक इंतजार करना होगा, तो चलो जल्दी जल्दी उठो और इन्हें खत्म करो, मुझे काम करना है, मुझे जल्दी से जाना है। बाई शिन्यू अपने पैरों पे खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, भाई वांग वांग, बहुत दिनों से आपको नहीं देखा था। तो चंग वांग वांग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, लेकिन 1 महीने से तुम वापस नहीं आए। वो छोटे सुअर के बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं और मुझे परेशान करते रहते हैं। फिर वो दलिया का बाउल बाहर निकालता है और शिन्यू को देता है, लेकिन शिन्यू नहीं लेता है। वो अपनी धुंधली नजरों से चेंग वांग वांग को देख रहा होता है। चेंग वांग वांग अपना सिर झुकाकर कहता है, क्या मैं तुम्हें खिलाऊं? बाई शिन्यू लापरवाही से अपना सिर हिलाता है। बचपन में उसे बीमार होना बहुत पसंद था। हालांकि उसकी फैमिली इससे परेशान हो जाती थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। बीमार होने के उसके कई फायदे थे, न उसे खाना खाने की चिंता रहती थी और न उसे अपने कपड़े बदलने की चिंता रहती थी। जो भी काम होते थे उसकी मॉम उसके लिए खुद पर खुद कर दिया करती थी, और जब बीमार होने पर वो कुछ गलती करता था तो उसके डैड उसे नहीं पीटते थे। एक तरह से बीमार होना उसके लिए सारी परेशानियों से छुटकारा था, इसलिए उसे बीमार होना पसंद था। चेंग वांग वांग एक गहरी सांस लेता है और उसे दलिया खिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं अपनी वाइफ के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। तो शिन्यू कहता है, कौन तुम्हारी वाइफ है? मैं तो प्रिंसेस हूँ, प्रिंसेस। ये सुनकर चेंग वांग वांग जोर जोर से हंसने लगता है। फिर बाई शिन्यू मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने अपनी भाभी की तस्वीर देखी है, वो बहुत सुंदर है। तो चेंग वांग वांग कहता है, ये बात तो सही है, वो सुंदर है। फिर वो उदास होकर कहता है, शिन्यू मैं मिलिट्री से रिजाइन दे रहा हूँ। तो शिन्यू कहता है, क्यों? तो चेंग वांग वांग कहता है, तुम्हारी भाभी बच्चा चाहती है, वो कह रही है कि अगर मैं वापस नहीं आया तो वो किसी और से बच्चा कर लेगी। अब तुम्हें बताओ, क्या मैं उसे ऐसा करने दे सकता हूँ? इसलिए मैं मिलिट्री से रिजाइन ले रहा हूँ। भाई शिन्यू दुखी था। उसे नहीं पता था कि चेंग वांग वांग के बाहर जाने के बाद वो कब उससे मिल पाएगा। भाई शिन्यू को उदास देखकर चेंग वांग वांग मुस्कुराते हुए कहता है, अब हर जगह हवाई अड्डे हैं, तुम कहीं भी जा सकते हो। अब किसी भी जगह को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। तो शिन्यू भी मुस्कुराते हुए कहता है, जरूर, मैं जरूर मिलने आऊंगा। वो ये कह तो देता है,
लेकिन उसे भी पता था कि बाहर जाकर किसी से मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब वो बाहर जाएगा तो बहुत सारे काम उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और किसी से भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। भाई शिन्यू एक गहरी सांस लेकर कहता है, भाई वांग वांग, मैं यहाँ बीमार हूँ और आप मुझे इतनी बुरी खबर सुना रहे हो। तो चेंग वांग वांग कहता है, तुम्हें मेरी वाइफ का जिक्र करने को किसने कहा? तो भाई शिन्यू कहता है, वो तुम थे जिसने पहले किया था। तो चेंग वांग वांग कहता है, क्या मैंने खुद से उसका जिक्र किया था? चेंग वांग वांग थोड़ा नाराज दिख रहा था। वो थोड़ी नाराजगी से बोलता है, चलो जल्दी जल्दी खाओ और इसे खत्म करो, मुझे जाना है। जब भाई शिन्यू का पेट भर जाता है तो वो कहता है, बस इतना ही, अब मैं और नहीं खा सकता। तो चेंग वांग वांग कहता है, बस इतना ही और तुम नहीं खाओगे? तो शिन्यू कहता है, हाँ अब मैं और नहीं खा सकता, मेरा पेट भर गया है। तो चेंग वांग वांग कहता है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जब तुम ठीक हो जाओ तो मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों को ये सिखाओ कि सुअर को खाना कैसे खिलाते हैं। जब हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो उनका देखभाल करने के लिए कोई तो रहना चाहिए ना। भाई शिन्यू मुस्कुराता है लेकिन उसका दिल दुखी था। चेंग वांग वांग उसे छोड़कर चला जाएगा और उसके ही तरह एक दिन उसके बनाए गए सभी दोस्त उसे छोड़कर चले जाएंगे। फेंग डोंगियन, कियान लियान, चेंग जिंग और यू फेंग चेंग। यू फेंग चेंग पहला इंसान होगा जो उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उससे वापस मिलने के लिए कोई कारण नहीं रहेगा। शिन्यू के कहने का मतलब ये है कि जो उसके दूसरे दोस्त हैं, जैसे कि कियान लियान, फेंग डोंगियन, चेंग वांग वांग, ये सब उसके दोस्त हैं और वो लोग भी शिन्यू को अपना दोस्त ही मानते हैं। लेकिन फेंग चेंग के साथ शिन्यू का रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है। ना वो उसका दोस्त है और ना वो उसका लवर है, तो किस रिश्ते से शिन्यू फेंग चेंग से मिलेगा? और फेंग चेंग जा भी ऐसी जगह रहा है जहाँ से मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर कभी वो बाहर मिलते भी हैं तो वो किस रिश्ते से एक दूसरे से बात करेंगे, दोस्ती के रिश्ते से या लवर के रिश्ते से, ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शिन्यू को दलिया खिलाने के बाद चेंग वांग वांग वहां से चला जाता है। दोपहर के करीब सुबह के व्यायाम के बाद फेंग डोंगियन और कियान लियान शिन्यू को देखने आते हैं। भाई शिन्यू को चक्कर आ रहा था। जब उसने फेंग डोंगियन को देखा तो उसने उससे पूछा कि आइसक्रीम कहाँ है। कियान लियान शिन्यू के सर को सहलाते हुए कहता है, क्या आइसक्रीम? क्या तुम्हें आइसक्रीम खाना है? क्या आइसक्रीम खाने से तुम्हारा बुखार उतर जाएगा? तो शिन्यू कहता है, मैंने सुना है कि आइसक्रीम खाने से बुखार कम हो जाता है। तो कियान लियान बोलता है, तुमने ये किससे सुना है? तो शिन्यू कहता है, मेरा भाई ऐसा कहता था। फेंग डोंगियन हंसते हुए कहता है, तुम्हारा भाई तुम्हें चिढ़ा रहा होगा। क्या तुमने सुबह दलिया खाया था? जैसे ही लीडर वो को ये पता चला कि तुम बीमार हो, लीडर वो ने तुरंत तुम्हारे लिए दलिया बना दिया। ये सुनकर भाई शिन्यू मुस्कुरा रहा था। उसे एहसास होता है कि यहाँ भी कुछ लोग हैं जो कि उसकी परवाह करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उससे प्यार करते हैं। लेकिन एक आदमी जो कि उसके साथ सोया भी था, वो अभी तक उसे देखने नहीं आया था। आखिर वो कर क्या रहा था? क्या बस एक बार वो उसे पूछने नहीं आ सकता था कि वो कैसा है? कियान लियान भाई शिन्यू का आईपैड उसके पीठ के पीछे से निकाल कर गेम खेलते हुए धीरे से कहता है, बहुत जल्दी ठीक मत हो जाना। फेंग डोंगियन गुस्से में कहता है, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है? ये सुनकर कियान लियान कहता है, क्या तुम नहीं समझे? कुछ दिनों तक इस तरह बिस्तर पे पड़े रहना कितना अच्छा है। काश मुझे भी बुखार हो जाता। तो भाई शिन्यू मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए ही आराम कर सकता हूँ। जैसे ही मेरा बुखार उतरेगा मैं तुरंत ट्रेनिंग करने लगूंगा।
तो डॉक्टर ने कहा, हाँ तुम्हें ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे लीडर को ये पता चल गया कि तुम ठीक हो गए हो और फिर भी इन्फर्मरी में बैठकर गेम खेल रहे हो, आराम कर रहे हो, तो तुम्हारे लीडर तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई कर देंगे। तो तुम्हें इस तरह से नाटक नहीं करना चाहिए। तो बाइशिन्यू जोर से हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि मेरा बुखार अभी तक कम नहीं हुआ है। तीनों कुछ देर तक बातचीत करते हैं। जब दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है तो डॉक्टर भी उन दोनों के साथ खाना खाने के लिए चले जाते हैं और बाइशिन्यू वहां पे बैठ के उनके खाना लाने का इंतजार कर रहा होता है, आईपैड पे गेम खेलते हुए। जब बाइशिन्यू आईपैड पे गेम खेलते हुए उनके खाने लाने का इंतजार कर रहा होता है, तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है। उसे लगता है कि वो लोग उसके लिए खाना लेकर आ गए, इसलिए वो बोलता है, क्या आप लोग इतनी जल्दी आ गए? ये बोलते हुए वो जब दरवाजे पे देखता है तो वहाँ यू फेंगचेंग खड़ा होता है। यू फेंगचेंग उसकी ओर देखकर कहता है, बुखार में गेम खेल रहे हो? बाइशिन्यू अपना आईपैड नीचे रख देता है और कहता है, मैं बहुत समय से सोया हुआ था और अब मुझे और नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं गेम खेल रहा था। यू फेंगचेंग फल का बैग बिस्तर पे रखता है और बिस्तर के किनारे पे बैठकर शिन्यू से पूछता है, तुम अब ठीक तो हो ना? तुम्हें अच्छा लग रहा है? बाइशिन्यू अपना सिर हाँ में हिलाता है। उसकी नजरें पीठ पर होती है, जिसे कि आड़ू भी कहते हैं। यू फेंगचेंग कहता है, क्या तुम इसे खाना चाहते हो? तो बाइशिन्यू कहता है, क्या तुम मेरे लिए इसे छील सकते हो? यू फेंगचेंग मुस्कुराता है, फल को चाकू से छीलता है और उसके मांस के टुकड़ों को बाइशिन्यू की ओर बढ़ाता है। बाइशिन्यू अपना मुंह खोलता है और उसे खाने लगता है। उसका मुंह बुखार की वजह से कड़वा था, कुछ मीठा खाने के लिए अच्छा था। यू फेंगचेंग देखता है कि बाइशिन्यू लेटा हुआ था, उसकी बॉडी जरा सी भी मूव नहीं कर रही थी। खाने के लिए बस उसका मुंह खुल रहा था और बंद हो रहा था, यानी कि इतना आलसी कि वो जरा सा भी मूव नहीं कर रहा था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि बाइशिन्यू, जो कि अपनी बॉडी मूव करने के लिए भी बहुत ज्यादा आलसी था, वो मिलिट्री की ट्रेनिंग कर कैसे रहा था। आधा फल खाने के बाद बाइशिन्यू कहता है, अब और नहीं। तो यू फेंगचेंग फल नीचे रख देता है और उसका माथा छूकर कहता है, तुम्हें बुखार कैसे हुआ? तो बाइशिन्यू मुंह बनाते हुए कहता है, कल रात मैं शावर में नंगे होकर कपड़े धो रहा था, तो शायद इस वजह से मुझे बुखार हो गया। यू फेंगचेंग नीचे झुका, धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें किस कर लूं तो क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा? बाइशिन्यू ने उसे घूर कर देखा, फिर उसके कॉलर को पकड़ के अपनी ओर खींचा और उसे किस करने लगा। बुखार की वजह से बाइशिन्यू की पूरी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म थी। यू फेंगचेंग को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके होंठ जल रहे हो। वो उसकी पूरी बॉडी की गर्मी को महसूस कर पा रहा था। किसके बाद बाइशिन्यू थकावट से हांफते हुए बोला, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें मार डालूं। तो यू फेंगचेंग ने कहा, आगे बढ़ो और मुझे मार डालो, इससे मुझे भी कुछ दिन के लिए आराम मिलेगा। ये सुनकर बाइशिन्यू उसे घूरते हुए कहता है, तुम ब्रेक चाहते हो? तुम्हें पता है तुम सुपरमैन हो, कुछ दिन की छुट्टी तुम्हारी ट्रेनिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। यू फेंगचेंग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और अपने अंगूठे की खोखली त्वचा को उसके होठों पर रगड़ते हुए कहता है, काम करो या आराम करो, मिलिट्री में उतना मायने नहीं रखता, हमें तो यहाँ मेहनत करना ही पड़ेगा। बाइशिन्यू उसके हाथ को झटक के कहता है, खाना खाने का टाइम हो गया है, क्या तुम खाना खाने नहीं जा रहे हो? अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यू फेंगचेंग कहता है, क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं तो तुम्हें यहाँ देखने आया था। तो शिन्यू कहता है, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ, मुझे गेम खेलने दो। यू फेंगचेंग जमाई लेते हुए कहता है, मैं इन दिनों अच्छे से नहीं सो पाया हूँ,
ये कहते हुए वो अपने जूते उतारता है, रजाई उठाता है और उसके बिस्तर में घुस जाता है। तो शिन्यू चौंक कर बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? कुछ ही देर में डॉक्टर वापस आ जाएंगे। तो फैंगचेन कहता है, मैंने तो दरवाजा लॉक कर दिया है। शिन्यू उस पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें परवाह नहीं है अगर हमें कोई ऐसे देख लेगा तो? शिन्यू ऐसे ही उस पे चिल्ला रहा होता है और फैंगचेन उसे गले लगाकर कहता है, मुझे थोड़ी देर तुम्हें गले लगाकर सोने दो। भाई शिन्यू आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही यू फैंगचेन उसके बदन से पूरी तरह लिपट चुका होता है। कुछ देर तक यू फैंगचेन की बाहों में चुपचाप रहने के बाद वो फुसफुसा कर कहता है, क्या बुखार में पीठ दर्द होती है? यू फैंगचेन कहता है, शायद होती होगी। तो शिन्यू कहता है, तो फिर इसे मेरे लिए रगड़ दो। यू फैंगचेन तो सच में उसकी पीठ को रगड़ने लगता है, ना बहुत धीरे से और ना बहुत जोर से, एकदम अच्छे से, धीरे धीरे। थोड़ी ही देर में बाद शिन्यू को नींद आने लगती है। उसका सिर चकरा रहा था। वो बुदबुदाता है, तुम्हें पता है सार्जेंट भी स्नो लिपर्ड ब्रिगेड में जा रहे हैं। यू फैंगचेन धीरे से कहता है, हाँ मुझे पता है। शिन्यू कहता है, चले जाओ सब लोग, मुझे छोड़कर चले जाओ। यू फैंगचेन उसे जोर से गले लगाकर कहता है, सो जाओ। तो शिन्यू धीरे से आह भरकर कहता है, यू फैंगचेन। तो यू फैंगचेन कहता है, तो बा शिन्यू कहता है, तुम बेवकूफ हो। यू फैंगचेन जब उसकी तरफ देखता है तो बा शिन्यू सो चुका होता है। 2 दिन बिस्तर पे रहने, इंजेक्शन लेने और दवा खाने के बाद बा शिन्यू का बुखार उतर जाता है और वो वापस डॉर्मेट्री चला जाता है और वहां जाकर अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर देता है। कुछ ही दिन के भीतर चेंगजिंग ने उन्हें यानी कि यू फैंगचेन, बा शिन्यू, फेंगडोंग युआन, दाजियोंग और लियांग शाओमाओ को एक साथ बुलाया, जाहिर तौर पे कुछ कहने के लिए। और जो चेंगजिंग ने कहा उन्हें सुनकर वो सभी लोग चौंक गए। मिलिट्री ट्रेनिंग? बा शिन्यू की आंखें चौड़ी हो गई और वो ध्यान से चेंगजिंग की बातें सुनने लगा। लीडर चैन कहते हैं, हाँ मिलिट्री ट्रेनिंग। हमारी आर्मी हमेशा झिंगजियांग के हाई स्कूल और कॉलेज के मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। इस बार के फर्स्ट ईयर को मिलिट्री ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ 30 सैनिकों की भी ज़रूरत है। रेजिमेंट ने ये काम कंपनी कमांडर को सौंपा था, लेकिन कंपनी कमांडर ने ये काम हर क्लास के लीडर को सौंप दिया, तो मैंने अपनी क्लास में से तुम चारों को चुना है। ये केवल 2 सप्ताह का है, ये काफी आसान है, लेकिन तुम्हें इसे सीरियसली करना होगा। ये सुनकर दाजियोंग एक्साइटेड होके बोलता है, हमारे स्टूडेंट, वो भी हमारे उम्र के? तब तो वहाँ कुछ सुंदर लड़कियां भी होंगी। तो चेंगजिंग उसे घूरते हुए कहता है, तुम फीमेल स्टूडेंट के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। फिर वो आगे बोलते हैं, तो फिर तय हो गया, तुम सभी लोग तैयार हो जाना, हम परसों निकलने वाले हैं। चेंगजिंग के जाने के बाद बा शिन्यू फेंगडोंग युआन के कंधे पे हाथ रखकर हंसते हुए बोलता है, वाओ, आखिरकार हम एक असली शहर में जाने वाले हैं। फेंगडोंग युआन, चलो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा। तो लियांग शाओमाओ उसे घूरते हुए कहता है, दस्ते के लीडर ने कहा है कि हम वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। तो बा शिन्यू उसकी ओर मुड़ के कहता है, मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ, तो तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। दाजियुंग ने अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए कहा, ओ, मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास लड़कियों के बीच में गुजरेगी। ये कहकर उसने खुशी से एक सीटी बजाई। केवल फैंगचेन था जिसने ये कहा कि ये समय की बर्बादी है। तो ये सुनकर बा शिन्यू मन ही मन सोचता है, तुम्हें ट्रेनिंग करना क्यों पसंद है? तुम्हें मौत आने तक बस ट्रेनिंग ही करना है। बा शिन्यू की ट्रेनिंग अच्छी चल रही थी। वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन खराब भी नहीं थी, वो बीच में था।
वो दूसरों के साथ बराबरी करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। वो हर दिन कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ट्रेनिंग यू फेंगचेंग जितनी अच्छी नहीं थी। वो जब भी यू फेंगचेंग की थोड़ी सी भी बराबरी करता था, तब तक तो यू फेंगचेंग उससे कई गुना आगे निकल चुका होता था। इसलिए वो ये सोचना ही छोड़ दिया था कि वो यू फेंगचेंग की बराबरी कर सकता है। बाशिन्यू मन ही मन ये सोच रहा था। तभी फेंग डोंगयुआन गहरी सांस लेकर कहता है, यू फेंगचेंग, मुझे लगता है कि सार्जेंट सही कह रहे हैं, तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। तो यू फेंगचेंग भी हामी भर देता है। अगली सुबह 30 सैनिकों से भरा ट्रक सिवर से हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। उन सैनिकों को न केवल मिलिट्री ट्रेनिंग से छुट्टी मिली थी, बल्कि उन सैनिकों को आर्थिक सहायता भी मिली थी और स्कूल के स्टूडेंट उनकी रिस्पेक्ट करते थे। ये एक अच्छी जॉब थी जो कि साल में 2 बार मिलती थी, लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। आखिर वे सभी 20 की उम्र के आसपास थे और सभी छुट्टी पे जा रहे थे, इसलिए वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो स्कूल ने उन्हें लेने के लिए एक बस भेजी, जिसमें टूर लीडर और एक फीमेल स्टूडेंट थी, प्यारी और मासूम दिखने वाली। बस में सभी सैनिक उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ऊपर से वो गंभीर होने का नाटक कर रहे थे। उन्हें डर था कि वो स्टूडेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बाशिन्यू उन सभी में से सबसे बड़ा था और अपने साथियों को प्यारा समझने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उन सभी सैनिकों को स्कूल के पास एक होटल में रखा गया था। जब रूम शेयर करने का समय आया तो फेंग डोंगयुआन ने स्वाभाविक रूप से एक रूम कार्ड उठाया और बाशिन्यू से कहा, शिन्यू चलो रूम शेयर करते हैं। बाशिन्यू कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन एक बार वो यू फेंगचेंग की ओर मुड़कर देखता है तो यू फेंगचेंग भी उसे देख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और बाशिन्यू शर्मिंदा हो जाता है। वो मन में बोलता है, आखिर मैं क्या सोच रहा था? क्या मैं ये सोच रहा था कि यू फेंगचेंग मेरे साथ रूम शेयर करेगा? क्या मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ रात को वो सब करे? आखिर मैं क्या सब सोचने लगा हूँ? लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो खुद को कोसते हुए फेंग डोंगयुआन का हाथ पकड़ता है और वहां से घसीट कर ले जाते हुए कहता है, चलो चलो एक ही रूम शेयर करते हैं। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है।